नमस्कार मित्रों, आप हैं फेसबुक लाइव SBS हिंदी पर। और जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था, हर गुरुवार की शाम हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इमिग्रेशन लॉ कंसल्टेंट श्री धीरेश कोहली के साथ। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, और हिंदी SBS को मेरा धन्यवाद, मुझे इस बात का मौका दिया जी। कि मैं आपके इनकी स्टूडियो में आकर कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझी कर सकूं। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह में काफ़ी जानकारी की एक ख्वाहिश है, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे बातें करते चलें। तो पहले तो आप सबको ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि जो जानकारी कोहली साहब आपको दे रहे हैं वो महज आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। इससे आप कानूनी सलाह मानकर ना चलें। और आप सवाल भी पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। facebook.com/SBS हिंदी पर तो आप हैं ही। अपने सवाल भेजिए जिनका जवाब कोहली साहब आपको देंगे, लेकिन सवाल जरा आम से रखिएगा, व्यक्तिगत सवाल ना पूछें तो बेहतर। तो ये बातें स्पष्ट करना चाह रही थी। और आज का खास मुद्दा है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के कानूनों में, इमिग्रेशन कानूनों में 1 जुलाई से क्या क्या बदलाव आए हैं। तो ये बताइए कोहली साहब की क्या रिफॉर्म्स, क्या बदलाव, क्या सुधार आए हैं मुख्य तौर पर। बेसिकली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कई सालों से सोच रखा था कि हम कुछ चेंजेस करेंगे, हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। और इसमें खासतौर पे ENS जो एक 20 साल पुराना वीजा सिस्टम था। अच्छा। और नई इस सरकार ने सोचा कि हमें जो है ऑस्ट्रेलिया की इंटीग्रिटी के ऊपर जोर देना चाहिए। और ये शायद उनको महसूस हुआ होगा कि ये वीजा सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा। अच्छा। या इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इस वजह से वो 19 अप्रैल को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ये बदलाव लाने वाले हैं। पर हुआ ये था अचानक एक शाम को। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 1 जुलाई से हम लोग ये बदलाव लाएंगे। और ये जो बदलाव है, एक दिन पे बदलाव के साथ आने के साथ साथ इनको हम कुछ को 6 महीने में एक बार देखेंगे, कुछ को हम 1 साल बाद देखेंगे। और कोई चीजें मार्च 2018 से परमानेंट हो जाएंगी। पर फिर भी उनका रिव्यू प्रोसेस जो है वो 6 महीने और 1 साल चलता रहेगा। ठीक है। तो ये बताइए कि इम्प्लीमेंटेशन ये कब से लागू होगा। शेड्यूल आप कह रहे थे अलग अलग तारीखें, अलग अलग महीने हैं। तो मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर तो कुछ जो बदलाव आए हैं वो 1 जुलाई से आ चुके हैं। उसमें कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ को नुकसान भी हुआ है। अच्छा। और बाकी जो परमानेंट बदलाव हैं वो मार्च 2018 से इम्प्लीमेंट होंगे। और उनको गवर्नमेंट रिव्यू करती रहेगी, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था। तो 2 साल तक रिव्यू करते रहेंगे और कुछ बदलाव 218 में आएंगे। तो इस वक्त कौन से वीजास पर खास असर पड़ रहा है? असल में ज्यादातर जो वर्क फोर्स है उसको हम ENS कैटेगरी से देखते हैं। तो अगर हम ENS कैटेगरी से बेसिकली ये ENS का मतलब क्या है? ENS का मतलब है एम्प्लॉय नॉमिनेटेड स्कीम। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम। तो मीन्स एक बिजनेस जो एज ए एम्प्लॉयर है, उन्हें स्किल शॉर्टेज हो रही है। उन्हें जो कर्मचारियों की ऑफिस में, उनके ऑफिस हो या रेस्टोरेंट हो या किसी तरह का भी बिजनेस हो, उनमें उनको उस तरह के लोग नहीं मिल पाते जिससे उनके बिजनेस में बढ़ावा हो। और वो लोग क्या करते हैं, सरकार ने उनको छूट दे रखी थी इस वीजा के तहत कि आप विदेशियों को अपने ऑफिस में और अपने बिजनेस में कार्यरत कर सकते हैं, उनको आप नौकरी दे सकते हैं। तो इस प्रोविजन के अंडर जो है वर्क फोर्स की सपोर्ट मिलती है उन्हें। ठीक है। तो उसे हम मतलब लाइक बेसिकली एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम में कैटेगरी में देखते हैं। ठीक है। तो श्रोताओं से निवेदन है कि अगर आपको ये सवाल पूछना चाहें तो बेशक facebook.com/SBS हिंदी पर कमेंट्स में अपना सवाल भेजें। और व्यक्तिगत सवाल ना हो तो बेहतर, सभी के साथ लागू पड़ता हुआ कोई मसला हो तो उसका स्वागत है जी। तो ये तो हुई कि कब से ये सब लागू होगा। खास तौर से किन वीजा होल्डर्स पर इसका असर देखा जाएगा?
इसमें जो वीजा होल्डर हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको हम 3-4 तरीके के वीजा कैटेगरीज हैं जिनको हमने डिफाइन किया, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने डिफाइन किया। ये है एक तो कि 189 सीधा था जिसे हम डायरेक्ट स्किल माइग्रेशन की कैटेगरी में करते हैं, ठीक। और उसके अलावा उसी से ही संबंधित और दूसरी कैटेगरीज हैं जो 190 की कैटेगरी है जिसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप उनको स्पॉन्सर करती है। फिर एक और कैटेगरी थी 489 में रीजनल माइग्रेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बढ़ावा देती है कि आप मुख्य शहरों में ना जाकर आप छोटे शहरों में आप जाएं और वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो आप जब वहां काम करने जाते हैं तो बिजनेस को सपोर्ट मिलती है, फिर उस रीजनल एरिया में एक बढ़ावा मिलता है और पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रहती है। अगर सभी मुख्य शहरों की तरफ भागेंगे तो छोटे शहरों में इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उसको बढ़ावा देने और लोगों के लिए भी अच्छा है कि छोटे शहर में रहने जाएं तो मेरे ख्याल में खर्चा पानी भी जरा सस्ता भी होगा उनके लिए और मौका मिलने का ज्यादा चांस है ना जी। तो इन सारे मुद्दों को मैं एक एक बार करके आगे और विस्तार में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है। मुख्य बात तो 457 वीजा की, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, यूं कहिए कि उसकी काया पलट कर दी गई है। उसके बारे में बताइए, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। इसमें 457 की कैटेगरी में क्या हुआ कि इन्होंने पहले जो थी एक कंसोलिडेटेड स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, ठीक, और इसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान है कि एक स्किल जो है उसका मतलब क्या होगा, तो उसको एनजेस्को कोड के अंदर और एनजेस्को डेफिनेशंस के अंदर बताया गया है। तो कंसोलिडेटेड स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट को इन्होंने पूरी समाप्त करके 2 लिस्ट नई तरीके से बनाई। तो बदलाव के साथ क्या हुआ कि सरकार ने ये कहा कि हम अब आपको एक बार में 4 साल का वीजा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक तो क्या है कि हम उनको ध्यान में देखेंगे जो शॉर्ट स्किल्स हैं, और एक देखेंगे जो लंबे वक्त तक ऑस्ट्रेलिया में जरूरत पड़ेंगे। तो उनको हमने शॉर्टेज ऑफ स्किल कैटेगरी में डाला, तो और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म वाले में डाला। तो उनमें काफी सारे जो कोड थे पहले उसके प्रोफेशन के, उनको हटाकर उन्होंने कुछ काफी सारे कम कर दिए। तो अब उनकी जो सीमा है बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, सिर्फ सीमा निर्धारित करने के अलावा सरकार ने एक और काम किया कि उन्होंने कहा कि जैसे शेफ्स हैं तो हम 5,000 या 10,000 नहीं लेंगे, तो उसके ऊपर एक उन्होंने कैविएट लगाया। कैविएट जो एक तरह की पाबंदी है कि उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा 1 साल में इस प्रोफेशन में एक सीमा लगा दी तो उन्होंने संख्या पर। उस तरह पे कई सारे प्रोफेशंस पे उन्होंने इस तरह की सीमाएं लागू की हैं जी। तो ये एक मेन मुद्दा था जो लोगों को असर करता है। उसमें ज्यादातर लोग जैसे शेफ थे तो ज्यादा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने शायद देखा होगा कि बहुत सारे शेफ सीधा रेजिडेंसी की तरफ जाते हैं या नॉमिनेशन की तरफ जाते हैं, बट प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो जरूरी है कि उनकी अपनी इंटरनल रिसर्च है जिसके ऊपर उन्होंने देखा होगा, और काफी सारे प्रोफेशंस हैं जो तो उन्होंने ऐड कर दिए। हाँ, तो वो बताइए ना कि कौन से प्रोफेशंस खत्म कर दिए गए हैं लगभग ऑक्यूपेशन लिस्ट से, कौन से जोड़े गए हैं, मोटे तौर पर आप बताइए। मोटे तौर पर मैं कुछ प्रोफेशंस के नाम लूंगा जिनको ये बताया गया कि जो पहले 457 जिसे हम ENS का मेन पहचान होती है लोगों की, ENS कहते ही लोगों के दिमाग में 457 या 186 आता है। अच्छा। तो इसमें एक कुछ प्रोफेशन है जिनको हटा दिया गया था, जैसे इक्विपमेंट हायर मैनेजर इतना पॉपुलर नहीं है मेरी नजरों में, बट फ्लीट मैनेजर मेरी नजरों में पॉपुलर था जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए था। अच्छा। तो ये काफी सारे लोगों के मुझे सवाल भी व्यक्तिगत तौर पे आए कि फ्लीट मैनेजर्स का क्या हुआ। तो बेसिकली फ्लीट मैनेजर्स वहां से हटा दिए गए, वो अब मतलब इस 457 कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर पाएंगे और 186 में सीधा PR अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा और कुछ रियल एस्टेट एजेंट एंड फिजियोथेरेपिस्ट,
ये भी एक बड़ा मुझे मैं अचंभा हुआ ये देखकर कि साइकोथेरेपिस्ट, नॉट सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम सॉरी, साइकोथेरेपिस्ट, ये भी जो है एक तरह से प्रोफेशन से निकाला गया, जो मेडिकल की लाइन में और लाइक सोशल में काम आता होगा। अच्छा, तो इसके अलावा काफी लोग आ रहे थे इस कैटेगरी में, शायद आते होंगे, तो उन्होंने या किसी ने भी कभी अप्लाई नहीं किया हो 20 साल में, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस कैटेगरी में ये जो प्रोफेशंस हैं लोग नहीं आते, तो इनको रखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनको हटा दिया जाए। ठीक, तो ये वाले कुछ थे, बट फर्दर डिटेल के लिए आप इमिग्रेशन साइट पे जा सकते हैं। हाँ। और वो सारी लिस्टें दिखाई देंगी। और यही मैं जो कहती आई हूँ सभी श्रोताओं से कि व्यक्तिगत सवाल हो तो बेशक आप किसी कंसल्टेंट के पास जाइए। ये हम लोग खास तौर से बहुत विस्तृत जानकारी ना देते हुए आपको आम जानकारी दे रहे हैं। तो आपके सवालों का स्वागत है। facebook.com/SBS हिंदी पर हमें सवाल पूछ सकते हैं आप। तो मैं लेना चाहूंगी कुछ सवाल, देख रही हूँ कोहली साहब आपको जवाब देने होंगे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। कोशिश करेंगे जी। कहाँ है, मैं सवाल देखने की कोशिश कर रही हूँ जी, काफी सवाल आए हैं, माफी चाहूंगी। ये व्हाट अबाउट स्किल्ड असेसमेंट किसी ने पूछा है, व्हाट अबाउट स्किल्ड असेसमेंट, दैट्स वेरी जनरल, व्हाट वुड यू से? स्किल असेसमेंट जो है ये एक प्रक्रिया है कि आप ऑस्ट्रेलिया के पीआर या किसी वीजा के लिए ENS के अंदर या अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्किल की रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए अगर आपने विदेश में या ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ऐसी पढ़ाई की है। तो इसके लिए अथॉरिटीज हैं, जो अथॉरिटीज आपकी क्रेडेंशियल्स को देखती हैं, आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड देखती हैं, उसके बेस पे ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने इस प्रोफेशन के लिए आपकी पढ़ाई जो है मैच करती है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर निर्मल पटेल पूछते हैं, इज देयर एनी चांस टू इंक्रीज ऑक्यूपेशन सीलिंग इन अकाउंटिंग? What about accounting? This is unpredictable. We can't, people can't predict it. इसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट समझती है कि एक साल के अंदर कितने अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए होंगे। हाँ। तो वो एम्प्लॉयमेंट बेस पे और स्टैटिस्टिक्स बेस पे डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो मैं नहीं कि इसके बारे में कुछ कह सकता ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट क्या करेगी। मनोज मेहता पूछते हैं कि व्हाट आर द न्यू रूल्स एंड फीस फॉर पेरेंट्स वीजा, ये पता है? आज एक्चुअली पेरेंट्स वीजा के लिए हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि एक फुल प्रोग्राम रखेंगे जिसमें पेरेंट एंड फैमिली के स्ट्रीम में जो वीजा आते हैं उनके ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे। तो आज हम वैसे कोशिश बदलावों पर ही कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके प्रश्न को संभाल के रखा जाएगा और जरूरी बात है कि अगली बार हम पूरी तरह से इसका जवाब देंगे। अच्छा जी, कुछ और भी सवाल आ रहे थे और मैं बाद में आपसे न्यूजीलैंड के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे जनता जनार्दन जो है, किरण जेम्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन अ वीजा एप्लीकेंट व्हेन DIBP outsource their works and will the process become faster or slower? ये एक्चुअली ये जो चर्चा है ओपन पॉलिसी में मेरे सामने तो नहीं आया, पर कुछ लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है कि ये आउटसोर्स हो जाएंगे वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम। बट इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि कैनबरा में बैठी हुई हमारी सरकार क्या सोचती है और उन्हें अपने ऑस्ट्रेलिया के फायदे के लिए क्या देखना है। तो मैं तो नहीं कह सकता ये क्या होगा। सॉरी। तो किरण जेम्स ही पूछ रही हैं कि व्हाट डू यू थिंक द डिले फॉर अनाउंसिंग ऑक्यूपेशन सीलिंग फॉर 2017 and 18 FY? हाँ, ये सीलिंग की जो एग्जैक्ट फिगर है इसको अभी अनाउंस नहीं किया गया और मेरी भी नजर में नहीं आया। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब इमिग्रेशन मिनिस्टर अपने ऑफिस का काम पूरा करते हैं। अच्छा, अमित भारद्वाज पूछते हैं कि मेरी मम्मी को 3 महीने का वीजा मिला है, क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं? ये भी एक्चुअली वीजा की
कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर उनकी वीजा के साथ अगर ये लिखा हुआ है कि कंडीशन है कि आप और नहीं स्टे कर सकते, उसको हम एक नो फर्दर स्टे की कंडीशन मानते हैं। अच्छा। तो उस केस में विजिटर को वापस ही जाना होता है। बट अगर वो कंडीशन नहीं है तो आप जरूरी है कि इमिग्रेशन को नई एप्लीकेशन डाल के एक्सटेंशन कर सकते हैं। बट आपको ये भी साथ साथ बताना पड़ेगा कि उनको और आगे वीजा बढ़ाया जाए तो क्यों। तो वो कारण जो है आपको निश्चित करने पड़ेंगे जरूर। और इमिग्रेशन के केस ऑफिसर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि आपके कारण जो है वो कोई बहाना नहीं है। अच्छा। बट वो एक वैध कारण है। बिल्कुल। मेहताब चाहल पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इज इट पॉसिबल टू, तो क्या उनको है? मेरी ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की स्किल लिस्ट में मुझे देखना पड़ेगा, हालांकि काफी कंफ्यूजिंग है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर एडेड इन दिस लिस्ट एंड but can we reply you back later on when we refer back? Honestly, जैसे मैंने कहा कि आम जानकारी की एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके बारे में जरूर बताएंगे हम। नोट ज्यादातर इंजीनियर, मैं मतलब ग्लोबली ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर इंजीनियर जो हैं ये इंजीनियरिंग लिस्ट में हैं। अच्छा। ऑक्यूपेशन में ये और फिर पूछा है किसी ने, इज देयर एनी रिलेशन, किरण जेम्स एक और सवाल पूछ रही है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन वीजा ग्रांट एंड ऑक्यूपेशन सीलिंग? विल an occupation receive grant once the ceiling cap has reached the financial year? What does that mean? किरण, आपका सवाल ये है कि काफी एम्बिगुअस है, थोड़ा सा हाँ समझ नहीं आया, अगर आप खुलकर लिखें। नहीं, वीजा अगर ग्रांट हो गया, देखिए शायद ये कहना चाहती हैं कि अगर मुझे वीजा ग्रांट हो गया पर सीलिंग आ गई है, तो नहीं, वीजा ग्रांट तभी होगा जब वो सीलिंग के लिमिट में है। बट अगर वीजा ग्रांट हो गया तो सीलिंग का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप ये शायद यही पूछना चाहती हैं। जी जी, अनलेस यू क्लैरिफाइड फर्दर। अच्छा जी, तो सवाल आते जाएं। स्वागत है आपके सवालों का। जितने आम तरीके के सवाल होंगे इतनी सहूलियत होगी सबको, आपको भी। और व्यक्तिगत सवालों के लिए एक बार फिर मैं दोहराऊंगी कि आप किसी कंसल्टेंट के पास चाहिए, ये महज आपकी जानकारी और ज्ञान बढ़ाने के लिए है। मैं पूछूं सवाल? जी पूछिए, आप पूछिए। अगर मेरे पास, मैं हूं परमानेंट, अगर किसी के पास 457 वीजा है तो उनका अब क्या होगा? उनके साथ वो जो कानूनी प्रक्रिया में अभी बताया गया और इन बदलावों के साथ कहा गया कि जिनके वीजा अभी हैं और चल रहे हैं और वो तब तक चलते रहेंगे जब तक एक्सपायर नहीं होते। अच्छा। तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनको उनका जो स्टेटस को मेंटेन रहेगा। ओके। अच्छा, उसमें क्या है कि अगर उसके बाद अगर इन्होंने दोबारा वीजा अप्लाई करना है तो उनको नए कानून के तहत ही करना पड़ेगा। सो पहला वीजा अगर वो उनकी स्किल जो है शॉर्ट टर्म स्किल शॉर्टेज में आती है तो उसमें उनको 2 साल का वीजा मिलेगा। हाँ। और अगर उनकी जो प्रोफेशन है, स्किल है, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आती है तो उनको 4 साल तक का वीजा मिल सकता है। अच्छा। पर एक उन्होंने ये जरूर बताया है कि अगर आपकी एक बार शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आपको वीजा अप्रूवल हुआ है तो आपको ऑन शोर, मतलब जिसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म ही माना जाता है कि आप टेम्परेरी आते हैं, काम करते हैं और अपने देश चले जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में इन्होंने 4 साल का इसीलिए दिया, आपको वक्त दिया है कि आप लंबे समय तक उस प्रोफेशन में आप वर्कफोर्स की तरह योगदान दे सकें। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो, और किरण ने थैंक्स कहा है। किरण, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब हम दे सके। और सुनील सयाल साहब पूछते, इफ वी अप्लाई 190 वीजा, इज दैट नेसेसरी दैट वी हैव टू डू द जॉब इन द सेम प्रोफेशन और कैन वी डू एनी अदर जॉब? देखिए, वीजा आपको तो दिया गया था कि आप उसी प्रोफेशन में काम करें और वो वीजा कंडीशंस की आप जरा ग्रांट लेटर्स को ध्यान से पढ़ें। हाँ। उनमें जो अगर आपके पास ये कंडीशंस इंपोज की गई हैं
कि आपको जो है मतलब वीजा कंडीशंस कि आपने जिस प्रोफेशन में लिया है, हालांकि इसकी मॉनिटरिंग की बातें मेरे सामने तो नहीं आई है। अच्छा। बट अगर मॉनिटरिंग होगी तो आप किसी तरह से वीजा कंडीशन वायलेट करते हैं। हाँ, अगर आप किसी कंडीशन पर आए तो उसी पर। बट 190 जो है ये परमानेंट कैटेगरी में देखा जाता है, तो इसका फर्दर रिव्यू नहीं है और मतलब आप उसी परमानेंट वीजा के अंदर उस कंडीशंस के साथ जिस स्टेट में रह रहे हैं उसी स्टेट में रहेंगे। प्रोफेशंस के साथ कैसी मॉनिटरिंग होती है इसके बारे में विशेष कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवाल आते रहे, नहीं तो हम सवाल पूछते रहेंगे। तो किरण ने बहुत सवाल पूछे, शुक्रिया, स्वागत है आपका। किरण कहते हैं कि 190 वीजा एंड 489 वीजा, which occupation list we should follow? Can we use both the lists for 189? No, 189 के लिए you see long term वाली ही वीजा लिस्ट है। हाँ। और 190 के लिए जो है उसमें कुछ ओवरलैप है, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि सारी जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो लिस्ट है इनमें मर्जर कर रखा है। तो कुछ खासी प्रोफेशन है जो आप 190 में अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सारे जो है 189 में मोस्टली सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लिस्ट के साथ कुछ कॉलम्स में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है कि इस लिस्ट को पढ़ा जाए तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और रेफरेंस कैसे देखना है। तो आप कृपया करके उनको जरूर ध्यान से देखें कि ये 19 में एक पर्टिकुलर प्रोफेशन आएगा कि नहीं आएगा। ऑलराइट जी। अच्छा, अभी तक हमारे पास काफी समय है, सवाल आते रहे आपके, और अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछते हैं, हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि हम किसी हद तक आपकी सहायता कर सकते हैं। तो facebook.com/SBS हिंदी पर जाएं। सवाल ये मन में उठ रहा है कोहली साहब के PR पर, परमानेंट रेसिडेंस पर इन सुधारों, इन बदलावों का कितना असर पड़ेगा? बेसिकली इसमें PR का जो सुधार है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्किल शॉर्टेज और प्रोफेशंस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो क्या है कि लिस्ट जो है छोटी करने की वजह ही यही थी कि आपको लिमिटेड प्रोफेशंस पे ही PR अप्लाई करें और ना कि पहले जितने जेस्को का कोई भी कोड उठा के आप PR अप्लाई कर सकते थे जी। तो इसका तो ये जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिस्ट को ही रेफर करके देखना पड़ेगा कि आपके प्रोफेशन का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि इतने जो बदलाव किए गए हैं, सुधार कहिए चाहे इन्हें, तो इससे भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले लोगों का हौसला जरा कम हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे IT प्रोफेशन में जो अच्छे वक्त तक जुड़े हुए हैं, 5-7 साल के एक्सपीरियंस हैं, उनके वीजा काफी तेजी से आते हैं। हाँ। और इसके अलावा डॉक्टरों की उतनी ज्यादा होड़ मैंने देखी नहीं है, बट नर्सें की भी होड़ नहीं देखी इंडियन महाद्वीप से, जबकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर वो इस बारे में देखें तो यहाँ पर जिनके टीचर्स, नर्सेस की हमेशा ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज रही है। पिछले 2 दशकों से तो मैं देखता रहा हूँ यहाँ पे मैकेनिक्स के लिए और ट्रेड्स में थोड़ा मुश्किल होता है कि उनको यहाँ पर आकर लाइसेंसिंग दोबारा करनी पड़ती है। बट नर्सेस को यहाँ पे अगर वो एक स्पेशल प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कंप्लीट करें तो उनको जो है पाथवे बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, तो ये प्रोफेशन अच्छे हैं जिनको उन्हें देखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, सवाल आते रहे, मैं देख रही हूँ कुछ और। ये है रेवती दामोदरन। रेवती, थैंक यू। डू सॉफ्टवेयर engineers have a good opportunity in career point of view, and I'm asking for my son who's interested to migrate to Australia. Actually, you are asking about, you see, the employment point of view. And she wants your answer in English, which you're doing. Yes, and which is really very difficult because the market conditions and the employment opportunities
it's better that your son does a proper research work, that what are the employment opportunities. But as far as I know, that most of the people are rightly employed and highly paid and in this profession, and there is a shortage of people, but it's a individual choice that what salary and what company and which city somebody wants to work. Kindly do your research with employment companies. Great. I hope you are happy with that answer, रेवती. तो सवाल आते रहे, सवाल पूछते रहिए, बाकी रहते हैं हमारे पास 5 मिनट. तो 5 मिनटों में जो सवाल आप पूछना चाहें, जो आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई मुद्दा हो, तो उसके बारे में बताइए. facebook.com/SBS Hindi. गौरी साहब, ऐसा है कि न्यूजीलैंड पर भी वहाँ के लोगों पर कुछ असर पड़ेगा? यस, बहुत अच्छा सवाल है. न्यूजीलैंड के काफी नागरिक हैं जो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुए हैं और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी वीजा में रहते हैं. अच्छा. और उनके लिए एक बड़े वक्त से इंतजार था कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कुछ करेगी उनसे, उनके लिए कुछ करेगी. 2001 में बदलाव किया था, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट सीधा ही न्यूजीलैंड सिटीजन्स को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए कहती थी. तो बहुत सारे लोगों ने किया और यहाँ के सिटीजन हो गए. अच्छा, इसके बाद इन्होंने 1 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक नया बदलाव दिया है. तो इन्होंने स्किल माइग्रेशन की कैटेगरी में उन्हें अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया है. वरना जो चाहे न्यूजीलैंड से, उनके लिए थोड़ा सा, हाँ जी, बट उनके लिए वो स्किल, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सैलरी का मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो हर सालों में आपको दिखाना पड़ेगा, प्लस आपका जो है मतलब 189 की कैटेगरी अंदर सब क्लास के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा जी. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग यहाँ पे काम तो कर रहे हैं पर यहाँ के नागरिक नहीं बन पाए और यहाँ के परमानेंट नहीं हो पाए. अच्छा. अब वो इनके लिए अच्छा मौका है जो देख सकते हैं. ठीक है. नरेंद्र शर्मा जी पूछते हैं कि हाय, आई हैव 4 years experience in Bank of America in the mortgage department. Also, I have done a business management level 7 from New Zealand. May I apply for residency? In this case, you see, I'll request you to get your skills assessed rightly and see that in what profession you are coming in, and if that falls in the category of long-term skill shortage, definitely you should be able to apply. But you need to do your assessment and get it rightly assessed your qualifications. जी जी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, आम जानकारी है, व्यक्तिगत केसेस, मुद्दों का हम जवाब सही तरीके से नहीं दे सकते क्योंकि पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है ना आपके केस के बारे में. कंचन सरीन पूछती हैं कि पेरेंट वीजा फॉर लॉन्ग पीरियड्स, विल इट स्टार्ट इन नवंबर और नॉट? तो संक्षिप्त सा जवाब दीजिए क्योंकि पेरेंट वीजा पर हम एक पूरा अंश करने वाले हैं. बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा. बहुत सारे जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, इनके मन में हमेशा आता रहा है कि हमारे रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को लंबे वक्त तक यहाँ रुकने के लिए क्या कब दिया जाए. एंड जो अभी जो फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन है, मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको माइंड सेट को रीड करने के लिए कि इमिग्रेशन मिनिस्टर क्या चाहते हैं. बट जैसे रूमर्स फैलते हैं और एक हवा सी चलती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों के सपने खरे होते हैं. अच्छा, बाकी 2-3 सवाल हैं लोगों, बस इसके बाद हम और सवाल नहीं लेना चाहेंगे, संक्षिप्त से जवाब देते हैं. वसीम नरूला कहते हैं कि someone on AAT or MRT gets sponsored by state for 190 visa. He or she will have to go offshore until the visa gets approved, or they can come back after applying for that visa. ये बिल्कुल एकदम पूरा कानूनी सवाल है जिसके बारे में उनकी वीजा स्टेटस और वीजा कंडीशंस जो है उनके कंसल्टेंट ही बता सकते हैं. और आपको कंसल्टेंट से देखकर अपने वीजा कंडीशंस को जरूर देखना चाहिए कि किन हालातों में आपको 190 मिलेगा. ये मैं पर्सनल कानूनी तौर पे मैं बाध्य जानकारी नहीं साझी कर सकता. अच्छा, मुथु पालनी पूछते हैं, हेलो, हाउ अबाउट टेलीकॉम जॉब मार्केट इन ऑस्ट्रेलिया? हाउ अबाउट इट? आई डोंट नो. It is actually, I got a couple of cases. Telecom engineers were very widely accepted, and
there is a shortage of telecom engineers. So I will request you to definitely consider the long-term list and see that if your profession is listed in that. Just the last one, Sukhpreet Singh, I've done my MBA. Can I call my older brother to Australia on visitor's visa? विजिटर्स वीजा आप कोई भी विजिटर के लिए आ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर उनके आने के कारण जेन्युइन हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का जिन्होंने सवाल पूछे। उम्मीद है कि सवालों के जवाब आपको बड़े सटीक और सही मिले होंगे। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम रहते हुए हमने पूरी कोशिश की होगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने का। एंड मेरी अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्कार।